अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमरेज लवर्स। आज हम 0620 का मई जून 2018 का जो वेरिएंट 43 है उसको सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ओनली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द लिस्ट। आपको जो लिस्ट में सब्सटेंसेस दिए गए हैं, आपने सिर्फ इनके देखते हुए आपको जो ये क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करना है। और आपके जो ईच एलिमेंट और कंपाउंड में भी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पार्ट ए, टू किल बैक्टीरिया एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो आपके जो ड्रिंकिंग वाटर में आप कौन सा सब्सटेंस होता है जो आपको बैक्टीरिया को किल करता है, वो आपका होता है क्लोरीन। ठीक है, Cl। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, तो आपका जो फूड फूड प्रिजर्वेटिव होता है वो आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। पार्ट सी, एज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन केबल्स। केबल्स में जो आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आप यूज़ करते हैं वो आप क्या होता है, आपका कॉपर होता है वो आपका। ठीक है। पार्ट डी, एज एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन लैम्प्स। तो आपका जो इनर्ट एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड करता है वो आपका आपकी जो अनरिएक्टिव गैसेज होती हैं, यानी आपकी जो नोबल गैसेज होती हैं वो आपकी प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर आर्गन है। ठीक है। पार्ट ए, टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिडिक एसिडिटी इन सॉइल। आपकी जो सॉइल्स में आपकी जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई भी बेस डालते हैं। यहाँ पर आपका कौन सा बेस है, आपका ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं आपके जो एसिडिक सॉइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। पार्ट एफ, इज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आपका जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपका होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड या V2O5। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, इसने जितने भी आपसे सवाल पूछे हैं, क्या आपसे इसने पूछा है कि किस एलिमेंट का या किस सब्सटेंस का कौन सा यूज़ है। ठीक है, तो आपको ये यूजेस आपको याद करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 29, आपका जो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। द ओनली नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ एल्यूमिनियम इज एल्यूमिनियम 227। ठीक है। Describe in terms of protons, neutrons, and electrons how isotopes aluminum 29 and aluminum 27 are similar and how they are different। ये दोनों सिमिलर किस तरह से हैं और ये दोनों डिफरेंट किस तरह से हैं। ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स में आपके जो आपके आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपकी होती है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड आइटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है। आपका जो एक आइटम होता है सेम एलिमेंट्स के एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपके जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपके जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जस्ट आपके न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आइसोटोप्स में। ठीक है। कंप्लीट द टेबल टू शो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन जो आपका ये एल्यूमिनियम का जो आयन दिया गया आपको इसमें। तो इसमें यहाँ पर देखिए, आपका जो छोटा नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस में वो आपको शो करता है कि उसका प्रोटॉन नंबर क्या है, और यही प्रोटॉन नंबर आपको एक एलिमेंट की शनाख्त देता है। और जो आपका बड़ा नंबर होता है यहाँ पर 27 है, ये आपको बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स पूछे इसने, तो न्यूक्लियन नंबर क्या है, 27 है। और न्यूट्रॉन्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे 13 में से, तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। और उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी आपका जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखें, इस एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज है, यानी
इसके अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इनिशियली आपके जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके अंदर इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 13। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तभी इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3 प्लस का है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो अब एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो हैं आपके 10। ठीक है, जो आपका एल्यूमिनियम का आयन है इसके अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 10। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपके जो एल्यूमिनियम की मेन ओर है वो उसका नाम क्या होता है? बॉक्साइट। ठीक है, व्हाई इज एल्यूमिनियम नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय रिडक्शन विथ कार्बन? आप कार्बन से इसकी रिडक्शन करवा के एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते, आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों करवाते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कार्बन से। अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, एल्यूमिनियम जो है ये आपका कार्बन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। आपके जितने भी जो एलिमेंट्स हैं कार्बन से ऊपर, इन सब के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बाकी आपके जो कार्बन से नीचे हैं उनकी आप रिडक्शन करवाते हैं कार्बन से। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन। आपका जो कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, द मेन और ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिजोल्व इन मोल्टन क्रियोलाइट बिफोर इट इज इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, गिव टू रीजंस अदर देन कॉस्ट व्हाई क्रियोलाइट इज यूज्ड। आपका क्रियोलाइट क्यों यूज होता है आपको जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको डिजोल्व करने के लिए? तो पहली बात तो जब आप किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो या तो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या एक्वस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मोल्टन, अगर इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड को करना हो मोल्टन फॉर्म में, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा आपकी क्या कह सकते हैं, कॉस्ट भी होता है और डेंजरस भी होता है। इतना ज़्यादा मैनेज आप नहीं कर सकते। तो मोल्टन तो आप इसको मतलब करना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, अगर आप इसको एक्वस करना चाहें तो ये सोल्यूबल भी नहीं है वाटर में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्रियोलाइट में इसको डिज़ोल्व करते हैं। तो मोल्टन जो क्रियोलाइट होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू ये आपका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उससे। और दूसरा ये इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये रीजंस हैं। तो आप क्या लिखेंगे? टू इंक्रीज कंडक्टिविटी और दूसरा क्या है? टू लोअर द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर है वो ये कम कर देता है। ठीक है, आपका मोल्टन क्रियोलाइट। पार्ट 4, द रिएक्शन एट एनोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज शोन। ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर फॉर्म होती है और उसकी आपको आयोनिक हाफ इक्वेशन आपको शो की गई है। ठीक है, इज दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? याद रखिए एनोड पर आपकी हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और आप ये इक्वेशन को देखकर भी बता सकते हैं कि आपके जो ऑक्साइड्स आयन हैं इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है तो ये ऑक्सीजन गैस बने। तो क्या आप क्या लिखेंगे? ये क्या कौन सा प्रोसेस है? यह है ऑक्सीडेशन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज किए गए हैं तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट एनोड। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एट एनोड। तो आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है इसके आपके जो एनोड होता है वो आपका कार्बन का बना होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका जो एनोड होता है वो आपका कार्बन से बना होता है। और जब ये आपकी ऑक्सीजन है ये भी आपके एनोड पर बनती है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो उतने ज़्यादा टेम्परेचर में आपका जो एनोड है
यानी वो कार्बन है वो आपकी ऑक्सीजन जो बनी है एनोड पर उससे रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एनोड पर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एनोड इज मेड ऑफ कार्बन, और आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट एनोड रिएक्ट्स विथ कार्बन। तो आपका जो ऑक्सीजन फॉर्म हुई है वो आपकी कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाती है, तो इससे आपको जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन जाती है। ठीक है, पार्ट सी, व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन देयर इज एन इमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, और वो आपका रिएक्शन आपको शो किया गया, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल is added to copper to sulfate the solution, the initial reaction is very slow। ठीक है, और एक्सप्लेन व्हाई जिंक मेटल रिएक्ट्स विद कॉपर टू सल्फेट। आपका जो कॉपर टू सल्फेट से जिंक क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आपका जो कॉपर है इसको यानी ये डिस्प्लेस कर देगा, ये इसकी जगह खुद आ जाएगा, ये इसकी जगह खुद आयन बनाएगा और कॉपर को जो वो रिड्यूस कर देगा। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर को ये रिड्यूस कर देगा। अब यहाँ पर आप देखें कि जिंक की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पर क्या है 2+, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है और यहाँ पर 0 है। तो जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और आपका जो कॉपर है तो इसने कर दिया है रिड्यूस। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन और कॉपर, सॉरी, आपका जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, ये जिंक जो है आपका डिस्प्लेस कर देगा आपको, आपका कॉपर को इसके कंपाउंड से, इन कॉपर टू सल्फेट में से आपका कॉपर को डिस्प्लेस करके ये खुद जिंक उसकी जगह आ जाएगा और ये जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और दूसरा ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकता है, वो कैसे, यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, ये देखें आपकी जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और आपकी कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, आपका जो रिएक्टिव मेटल होता है वो आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Explain why the initial reaction between aluminum metal and copper to sulfate is very slow। आपका जो जब इसने आपको जिंक आपको डाली, इसने कॉपर टू सल्फेट में जब आपने ये जिंक डाला तो जो आपका रिएक्शन हुआ वो इमीडिएटली हुआ, लेकिन जब आपने एल्यूमिनियम को डाला कॉपर टू सल्फेट में से, हालांकि एल्यूमिनियम जो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यानी रिएक्शन को तो मज़ीद फास्ट होना चाहिए लेकिन रिएक्शन आपका जो है वो स्लो हुआ। ठीक है, तो वो स्लो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, और वो कोटिंग जो होती है वो अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, तो उसके सरफेस पर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक कोटिंग होती है और वो कोटिंग होती है आपकी अनरिएक्टिव। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो इनिशियली है वो जब तक वो कोटिंग हटती नहीं है तो आपका जो इनिशियली आपका जो है रिएक्शन वेरी स्लो होता है। जब वो कोटिंग हट जाती है फिर आपका जो प्योर एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, फिर आपका जो है वो रिएक्शन का रेट है वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम हैज़ इनर्ट कोटिंग, और वो आपकी जो कोटिंग होती है वो इनर्ट होती है यानी अनरिएक्टिव होती है, कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसलिए आपका जो इनिशियल रेट होता है वो बहुत कम होता है। पार्ट 3, कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, पोटेशियम इज इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सिमिलर फॉर कोबाल्ट एंड पोटेशियम। आपके जो कोबाल्ट है और पोटेशियम है दोनों ही मेटल्स हैं, लेकिन आपका जो कोबाल्ट है वो एज ए टिपिकल मेटल की तरह आपका बिहेव करता है, लेकिन पोटेशियम आपका टिपिकल मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करता। आपका कोई भी ग्रुप वन का एलिमेंट टिपिकल मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही मेटल्स हैं, तो इनमें आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो दोनों की सेम है, तो याद रखें कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सब मेटल्स के अंदर पाई जाती हैं। वो आपकी होती है कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं, और आपके जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं। तो ये आपकी जो है वो सारे कोई भी किसी भी एलिमेंट जो है मेटल हो, वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, तो उसकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो इनमें से आप कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लें, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी प्रॉपर्टी आप लिखेंगे वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, केमिकली ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, ठीक है। पार्ट बी, स्टेट वन फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट फॉर कोबाल्ट एंड पोटेशियम। अब आपको ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जो दोनों की डिफरेंट है। तो यहाँ पर ग्रुप वन के जो मेटल्स होते हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू टिपिकल मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स, और ये सॉफ्ट होते हैं। जबकि आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, आपके मेटल्स जो होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं आपके, ठीक है। और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आपका बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं इनसे। आपके ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता, ना ही मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लें। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट फॉर कोबाल्ट। तो आपकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। डिस्क्राइब हाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी गिवन इन B1 इज डिफरेंट फॉर कोबाल्ट कंपेयर टू पोटेशियम। आपने ये जो B1 में आपने ये फिजिकल प्रॉपर्टी दी है, ये कैसे डिफरेंट है कोबाल्ट की पोटेशियम से। तो कोबाल्ट हैज़ हाई डेंसिटी, हैज़ हाई डेंसिटी देन पोटेशियम, ठीक है। कोबाल्ट की ज़्यादा डेंसिटी है पोटेशियम से, और वो क्यों है? क्योंकि आपके कोबाल्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, और आपका जो पोटेशियम है वो आपका ग्रुप वन से बिलोंग करता है, ठीक है। पार्ट सी, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ पोटेशियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर, potassium floats and disappears as it reacts. Give two other observations that would be made when a small piece of potassium is added to cold water. अब जब आपका पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव है, तो जब इसको आपने कोल्ड वाटर में ऐड किया तो ये फ्लोट करने लग गया और ये डिसअपियर हो गया। और जब भी आपका ग्रुप वन के जो मेटल्स हैं वो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप वो बनाते हैं आपके हाइड्रोक्साइड मेटल का जो होता है, और दूसरा आपकी बनती है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की वजह से आप बबल्स जो आपके प्रोड्यूस होंगे वो आप ऑब्जर्व करेंगे, या फिजिंग जो आप जिसे आप कहते हैं फिजिंग या बबल्स, वो आप महसूस करेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी? फिजिंग। और दूसरी यहाँ पर आपका जो पोटेशियम है वो आपको मेल्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा मेल्ट होते 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 वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो पोटेशियम है वो मेल्ट हो रहा है, पोटेशियम मेल्ट्स। और आपका जो पोटेशियम है जब ये कोल्ड वाटर में इसको आप डालेंगे तो ये एक जगह जगह पर पड़ा नहीं रहेगा, आप देखेंगे ये पूरे कंटेनर में इस तरह घूमता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए ये मूव करता रहता है, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लिख दें कि पोटेशियम मूव्स और पोटेशियम मेल्ट्स, ठीक है। पार्ट डी, कोबाल्ट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड to make salt cobalt chloride. Bubbles of hydrogen gas are produced. ठीक है। Describe a test for hydrogen. हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है? वो आपका होता है बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट, बर्निंग स्प्लिंट। आपका ये बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट होता है आपका हाइड्रोजन का, और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रोड्यूस
पॉपअप साउंड। ये आपकी हाइड्रोजन जो गैस है वो आपके पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। जब आप इसको बर्निंग स्प्लिंट या ग्लोइंग स्प्लिंट के ऊपर आप इसको रखते हैं आपके ग्लोइंग स्प्लिंट हाइड्रोजन के ऊपर, तो वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर आपने कभी लैब में एक्सपेरिमेंट किया हो तो वाकई ये पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करती है। मैंने बजाते खुद इस एक्सपेरिमेंट को किया है, तो मुझे पता है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट विथ dilute hydrochloric acid can be made faster by heating the acid or by increasing its concentration. ठीक है, state one other way to make the rate of reaction faster. ठीक है, दो इसने आपको रेट बढ़ाने के तरीके आपको बता दिए इसने। एक तो या आप इसको हीट करें या आप जो आपके एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। और तीसरा आप किस तरह से रेट बढ़ा सकते हैं, आपका जो कोबाल्ट है मेटल, इसका आप सरफेस एरिया बढ़ा दें। ठीक है, इसका अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने से भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। या आप कोई कैटलिस्ट ऐड कर दें। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है, तो आपका रेट बढ़ जाता है। ठीक है, एड कैटलिस्ट, या तो आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करें या आप इसका जो सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, अभी आप कोबाल्ट का सरफेस एरिया बढ़ा दें। ठीक है, use collision theory to explain how heating the dilute sulfuric hydrochloric acid makes the rate of reaction faster. आपका जो जब आप हीट करते हैं तो आपका रिएक्शन फास्ट क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी, तो दे कोलाइड more frequently and move faster. ठीक है, आपका जब पार्टिकल्स हैं, जब आपने इसको हीट किया तो आपने हीट एनर्जी जो है पार्टिकल्स को दी, तो इनकी पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ गई। अब जब एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की तो ये ज़्यादा कोलाइड करेंगे, यानी कोलिजन्स जो है वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ पर टाइम में, यूनिट टाइम में, और आपका जो है ये पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ मूव करना शुरू होंगे। और आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। यानी आपके जो है कोई भी सक्सेसफुल कोलिजन होती तब है जब आपके जो पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है उनकी एनर्जी। तो अगर आप कोई ऐसा पार्टिकल जिसकी एनर्जी कम है एक्टिवेशन एनर्जी से, तो जब वो कोलाइड करेगा तो उस वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि अनसक्सेसफुल कोलिजन है। और जो पार्टिकल जिनकी एनर्जी ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, जब वो कोलाइड करेंगे तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और उस कोलिजन को हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल कोलिजन है। तो आपका जो सक्सेसफुल कोलिजन का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने पार्टिकल जब आपने हीट किया तो पार्टिकल के पास अब ज़्यादा एनर्जी है, तो पार्टिकल्स बढ़ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो रेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद करना है। मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। जब भी आपको ये टेम्परेचर बढ़ाने की बात करें कि उससे रेट कैसे बढ़ता है, तो ये पॉइंट आप लाजमी लिखा। ठीक है, पार्टी व्हेन कोबाल्ट टू क्लोराइड इज एडेड टू वाटर एन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। और आपको इक्विलिब्रियम शो किया गया। स्टूडेंट एड्स वाटर टू अ ब्लू सॉल्यूशन कंटेनिंग आपका कोबाल्ट के जो आयंस है, कोबाल्ट क्लोराइड के आयंस है, उसमें आपने वाटर ऐड किया है। Describe what the student observes. Give a reason for your answer in terms of position of equilibrium. ठीक है, आपका जो है स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा, तो जब आपने वाटर डाला है तो यानी आपने जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी है। तो जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो अब आपका जो आपकी जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, यानी राइट साइड की तरफ जाएगी।
आपकी जब रिएक्टेंट की आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो अब ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी ये दोबारा इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपके जो इक्विलिब्रियम पे आपकी जो भी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, वो सेम होती हैं, यानी कांस्टेंट कांस्टेंट होती हैं। सेम नहीं होती, कांस्टेंट होती हैं। सेम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पर जब आपने इसकी कंसंट्रेशन को चेंज किया, आपके कोबाल्ट वाटर जब आपने इसमें ऐड किया, तो यानी आपने वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो ये अब दोबारा इक्विलिब्रियम चाहेगा कि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, तो ये राइट साइड की तरफ जाएगा, ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है, अब आप पहले ब्लू कलर था, तो आप पिंक कलर ऑब्जर्व करेंगे, तो स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व करेगा? ये पिंक कलर ऑब्जर्व करेगा। सॉल्यूशन becomes pink because equilibrium is shifted to right side। आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाया है। ठीक है, और अब जब आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं, तो आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट्स। Another student cools a blue solution containing cobalt तो जो क्लोराइड के, इनको आप इसने कूल किया है। The blue solution turns pink. What does this information indicates about forward direction? जब आपने कूल किया है, ये जो आपका इक्विलिब्रियम है, इसको जब आपने कूल किया है, तो आपका जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, वो पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी आपका जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जब आपने टेम्परेचर कम किया और वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये एक्सोथर्मल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तब आप टेम्परेचर जब आप कम करते हैं, तो आपका जो है रिएक्शन वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। जब इसने आप कूल किया, टेम्परेचर कम किया है, तो आपका जो है वो ब्लू सॉल्यूशन पिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है। ठीक है, पार्ट एफ। Another compound of cobalt is cobalt hydroxide. Reduce the charge on the cobalt ion in cobalt hydroxide. तो यहाँ पर आपके हाइड्रोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस का। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइड्स हैं, तो यहाँ पर मतलब कितने होंगे नेगेटिव चार्ज? 3 माइनस। तो इसको बैलेंस करा सिर्फ आपका एक ही कोबाल्ट का जो एटम है, तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज है? 3 प्लस। ठीक है, question number 4. Ethanol is a member of homologous series of alcohols. Give two characteristics of members of homologous series. आपकी जो homologous series है, उनकी characteristics क्या होती हैं? तो आपकी जो भी homologous series होती है, उनके जितने भी members होते हैं, उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। और आपका जो homologous series होती है कोई भी, उसका एक जनरल फार्मूला होता है, जिस पर आपके जो सारे आपके जो भी मेंबर्स हैं वो फिट बैठते हैं उस फार्मूले पर, जनरल फार्मूला पे। और तीसरा, आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि आपका किसी भी होमोलोगस सीरीज में जो आपका रिएक्टिंग पार्ट होता है वो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होता है सारे मेंबर्स के अंदर, तो सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं। ठीक है, और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें एक ट्रेंड होता है। तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप कोई भी लिख दें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सेम फंक्शनल ग्रुप, आपका जो भी होमोलोगस सीरीज होती है उनके सारे मेंबर्स के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, और दूसरा, सेम या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं या सिमिलर होती हैं, क्योंकि आपका जो है फंक्शनल ग्रुप सब में सेम होता है, और आपका फंक्शनल ग्रुप ही आपका रिएक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल इज शोन।
complete the dot and cross diagram to show electron arrangement and molecule of ethanol. Show outer shell electrons only. ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कंप्लीट करनी है। इसको आपको जहन में रखना है, ठीक है, कि आपके इथेनॉल के अंदर सब में अंदर सिंगल बॉन्ड्स होता है, तो यानी एक बॉन्डिंग एक पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है शेयर होगा, ठीक है, सब में। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूँ एक्स, क्रॉस ले लेता हूँ सारे हाइड्रोजन्स को यहाँ पर, ठीक है, और मैं कार्बन को ले लेता हूँ डॉट, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके जो कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके आउटर शेल में, यानी आपके कार्बन के जो आउटर शेल में होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, क्योंकि आपका जो कार्बन है वो बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, ठीक है। और ग्रुप नंबर आपको बताता है कि इसके वैलेंस जो आपका शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो आपके कार्बन के अंदर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। 3 इसने हाइड्रोजन्स के साथ शेयर किए और एक ये शेयर करेगा दूसरे कार्बन के साथ। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा कार्बन है इसको मैं ले लेता हूँ क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस और क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनको मैं ले लेता हूँ डॉट, ठीक है, डॉट। और इसको ऑक्सीजन को भी मैं डॉट ले लेता हूँ, ठीक है। और ये अब जब आप मैंने ऑक्सीजन को डॉट लिया है तो इसको हाइड्रोजन को मैं क्या लूँगा? क्रॉस, ठीक है। इस तरह से अब आप देखें कि हाइड्रोजन के अंदर कार्बन के अंदर कितने आपके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, और इसने चारों शेयर किए दोनों कार्बन्स ने। और आपके हाइड्रोजन के अंदर एक ही होता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो उसने वो शेयर किया है सबके अंदर। और ऑक्सीजन के जो आपके ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है आपका ऑक्सीजन, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पीरियोडिक टेबल से भी देखकर पता चल जाएंगी कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, कार्बन आपको बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, ठीक है। तो मुझे तो ये चीज़ें याद हो गई आप प्रैक्टिस कर करके, तो ये भी आपको भी चीज़ें ये प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर शेयर कर दिए, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आपको शो करने हैं, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आपके वैलेंस शेल में तो आपको शो करने हैं। ये इसने कोई शेयर नहीं किए, लेकिन ये आपको शो करने हैं। मैंने ऑक्सीजन को डॉट से रिप्रेजेंट किया था, तो डॉट बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करना था। पार्ट सी, इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन और बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के आपके 2 तरीके हैं, दोनों आपको बताए हुए हैं। एक तो या इथीन में आप स्टीम को ऐड करें, या आप फर्मेंटेशन करें ग्लूकोज की। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन, ठीक है। आपका जो इथीन है उसका फार्मूला क्या होता है? C2H4। और इसमें जब आप स्टीम यानी वाटर ऐड करते हैं तो ये आपका बन रहता है इथेनॉल, ठीक है। इसमें जो आपका कैटलिस्ट होता है वो आपका होता है फॉस्फोरिक एसिड। और दूसरे पार्ट में ये आपको बोल रहा है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करवाते हैं C6H12O6, तो ये आपका बन जाता है इथेनॉल में, कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। और दूसरा आपका बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस किसी भी इक्वेशन को लाजमी क्या करें जब भी आप लिखते हैं, क्योंकि इसका भी आपको कभी कभी मार्क्स होता है। और अगर आप मार्क्स नहीं भी है तब भी आप ये आदत डाल लें, ताकि आपको जो है वो रेशियोज, एक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस किस रेशियो में, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप टाइट्रेशंस की कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें अगर आपको इक्वेशन ना दी गई हो सवाल में, आपको खुद इक्वेशन बनानी हो, तो उसको आपको ये पता हो कि उसको आपको बैलेंस करना है। वरना आप टाइट्रेशन की जो सारी जितनी भी आपकी हैं कैलकुलेशंस जो हैं वो सारी आप गलत करेंगे, ठीक है। स्टेट वन एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इथेनॉल बाय कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम टू इथीन। योर आंसर मस्ट नॉट रेफर टू कॉस्ट। कॉस्ट के अलावा आपको एक एडवांटेज बताना है कि जो आपका इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं आप कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम से, ठीक है। तो जब आप कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम से आप ये का जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो आपका प्योरर आपका इथेनॉल होता है, ठीक है, प्योर इथेनॉल होता है।
जबकि आपका जब फर्मेंटेशन से जो आपको इथेनॉल मिलता है वो आपका इम्प्योर होता है। फिर आपको इसकी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी पड़ती है इसको प्योर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से आपको प्योर इथेनॉल मिलता है। और दूसरा ये जो रिएक्शन होता है कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम वाला, वो आपका होता है फास्ट रिएक्शन। और इसमें आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन आपकी जो फर्मेंटेशन होती है वो आपकी होती है अगर रूम टेम्परेचर पर, तो आपका रिएक्शन का रेट जो है वो इतना फास्ट नहीं होता। और तीसरा, जब आपकी जो फर्मेंटेशन है ये इसमें जब आपके यील्ड होती है यीस्ट होती है वो आप यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट ग्लूकोज के अंदर। तो आपकी जो यीस्ट है जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच जाती है, या आपका जो इथेनॉल है एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ इथेनॉल जब आपका बन जाता है, तब आपका जो ये रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम में ये आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी लिख दें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्योर आपको इथेनॉल मिलता है यहाँ से कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम में। और दूसरा, अब आप यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करने के क्या एडवांटेजेस हैं कि आपका जो रिएक्शन होता है वो रूम टेम्परेचर पर होता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है इसका, लोअर टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर नहीं होता। रूम टेम्परेचर भी आपका जो है वो रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा, आपका ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करता है, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं वो आपके रिन्यूएबल हैं। ठीक है। आपका जो ग्लूकोज है वो रिन्यूएबल है, यानी इसको आप ये कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब आपकी ये अल्कीन है, यानी आपके जो इथीन है, ये आपकी है स्टार्टिंग मटेरियल एज ए, आप कह सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि आप ये आपको मिलता है फॉसिल फ्यूल्स में से। और फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है कि दुनिया में ख़त्म होते जा रहे हैं। पार्ट डी, इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। इंस्टेड द केमिकल रिएजेंट नीडेड टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल को जब आप एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्ट करवाते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इथेनॉल की, और ये इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका रिएजेंट क्या होता है? एसिडिफाइड KMnO4 या पोटेशियम मैंगनेट 7। ठीक है। ये KMnO4 का फुल नेम है। और ये आपको कंडीशन सारी पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक जो आपके जितने भी रिएक्शंस हैं। ठीक है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। The products are an organic compound and water. Draw the structure of organic compound formed. Show all of the atoms and all of the bonds. तो जब आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब आपका अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो वो आपको बना देता है ईस्टर। और यहाँ पर इथेनॉइक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा ईस्टर बनेगा? वो ईस्टर बनेगा आपका इस तरह से। ईस्टर में जब आप बनाते हैं तो आपका जो पहला आपका आपका जो पहला आपका होता है, आप कौन सा लिखते हैं आपका, वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट। ठीक है। यहाँ पर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट पहले है, इथेनोइक एसिड है तो एसिड वाला पार्ट पहले है। ये आपका एस्टर लिंकेज है। और फिर आपका है अल्कोहल वाला पार्ट। ठीक है। और ये अल्कोहल है, इथेनॉल, इसमें 2 कार्बन है। ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब फॉर्मूले में आपने पहले कौन सा ड्रॉ किया है? आपने पहले ड्रॉ किया है एसिड वाला पार्ट। लेकिन जब आप नाम देते हैं तो नाम में पहले आप अल्कोहल वाले पार्ट को नाम देते हैं। ठीक है। तो ये इसमें 2 कार्बन हैं, तो पहले अल्कोहल वाले पार्ट को मैं दूंगा नाम, तो वो क्या होगा? इथाइल। फिर आप देंगे एसिड वाले पार्ट का नाम, तो यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो ये इसको मैं क्या कहूँगा? इथेनोइट। तो आपके इस ईस्टर का नाम क्या है? इथाइल इथेनोइट। विच होमोलॉगस सीरीज डज द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बिलोंग टू? ये ईस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि आपका ईस्टर है। इथेनोइक एसिड is a weak acid. It reacts with copper to carbonate to form salt, copper to ethanoate. ठीक है। What is mean by term weak acid when applied to acids? term weak का क्या मतलब? जब ये एसिड्स के ऊपर अप्लाई होता है तो एक ऐसा एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट हो सॉल्यूशन में, तो ऐसे जो है
एसिड को हम क्या कहते हैं, ये वीक एसिड है, विच पार्शियली डिसोसिएट्स इन आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आपका एसिड जो है वो पार्शियली डिसोसिएट हो आयंस के अंदर, तो ऐसे रिएक्शन को यानी एक ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं कि ये वीक एसिड है। आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो फुली आयनाइज हो जाते हैं, यानी फुली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो वीक एसिड्स होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। डिस्क्राइब हाउ अ क्रिस्टलाइन सैंपल ऑफ कॉपर टू नोएट कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉइक एसिड एंड कॉपर टू कार्बोनेट। ठीक है, अब आपको जो है क्रिस्टलाइन सैंपल्स चाहिए आपको कॉपर टू इथेनॉइड के, तो आप कैसे बनाएंगे? तो पहले तो आपको ऐड करना है, ऐड एक्सेस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये एक्सेस में आप क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो भी सारा इथेनोइक एसिड है वो यूज्ड अप हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिल्टर टू रिमूव एक्सेस ऑफ कॉपर टू कार्बोनेट। ठीक है, फिर आप फिल्टर करेंगे ताकि आपका जो एक्सेस है कॉपर टू कार्बोनेट वो आप उसको फिल्टर कर लें। ठीक है, और आपका जो फिल्ट्रेट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, कॉपर टू इथेनॉइड का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और ये आप फिल्ट्रेशन तब करेंगे जब आपका रिएक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, आपका जो फिल्ट्रेट है उसको आप करेंगे हीट, हीट टू पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, हीट फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट हम उसे कहते हैं जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो आपका सब्सटेंस, जो आपका रेसिड्यू बनता है, यानी जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है या एक्सेस में कोई भी चीज़ होती है, तो उसको आप जब फिल्टर पेपर के ऊपर आप कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म में कि ये आपका रेसिड्यू है, और जो आपका सॉल्यूशन है जो आपको मिलता है फिल्ट्रेशन के बाद उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट। तो हीट फिल्ट्रेट टू पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको इसको क्रिस्टलाइजेशन तक हीट करना है, देन लीव इट टू कूल, फिर आपको इसको कूल होने के लिए छोड़ देना है। तो जब ये आपका कूल होता जाएगा तो ये आपका है इसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और ये पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब है, यानी इसका मतलब यही है कि आपको ये जो सॉल्यूशन है, यानी आपका जो फिल्ट्रेट है, इसको आपको सैचुरेटेड बनाना है। और आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो मज़ीद कोई सॉल्यूट डिजोल्व नहीं करते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, और तो आपके इस तरह से आपके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर आप जब इसको फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर कर रहे हैं आपके क्रिस्टल्स को, फिल्टर क्रिस्टल्स फॉर्म्ड एंड ड्राई, फिर आप इसको ड्राई कर लेंगे तो इस तरह से आपको जो कॉपर टू इथेनॉइड के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड कॉपर टू कार्बोनेट। तो इथेनॉइक एसिड प्लस आपका जो कॉपर टू कार्बोनेट है, एसिड और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है साल्ट। यहाँ पर आपका कौन सा साल्ट बना है, कॉपर टू इथेनॉइड प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, nickel to iodide crystals are hydrated. A sample of hydrated nickel to iodide crystals has the following composition by mass. ठीक है, आपको इसकी कंपोजिशन बाय मास दी गई है। निकल का ये कंपाउंड है, निकल आयोडाइड का,
14% इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका निकल है, और आयोडीन है आपका 60%, हाइड्रोजन परसेंटेज आपको दी गई है, फिर आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज भी दी गई है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला आप कैलकुलेट करें। तो एम्पेरिकल फार्मूला आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? आपकी जो कंपोजिशन होती है उसको आप डिवाइड करते हैं इनके AR से, और AR आप देख के बताते हैं इनका पीरियोडिक टेबल्स में से देखकर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल्स में से आप देखेंगे तो आपका जो निकल है उसका एटॉमिक मास है वो क्या है, 59 है, आयोडीन का है 127, हाइड्रोजन का तो 1 ही है, और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, फिर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 0.24, 0.48, यहाँ पर आपको 2.85 मिलेगा, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन का क्या मिलेगा, 1.42, 1.43। ठीक है, तो इसको, ये आपको जो डिवाइड करने के बाद जो आपको ये नंबर्स मिले हैं ये आपके होल नंबर्स में नहीं है, यानी आपको जो रेशियो मिला है ये आपका होल नंबर में नहीं है। तो इसको आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है कि ये होल नंबर में आ जाए। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो इनमें से सबसे छोटा होता है, यहाँ पर 0.24 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं सबसे। ठीक है, ये टेक्निक आपको भी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है तकरीबन 12, और यहाँ पर आपको मिल रहा है तकरीबन 6। तो ये आपका देखें, आपका जो है वो होल नंबर रेशियो में ये आपका आ गया है। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, निकल कितना है, एक ही है, फिर आपका आयोडीन 2, और हाइड्रोजन कितने हैं आपके 12, और ऑक्सीजन 6। ठीक है, तो ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से आपका एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी सब्सटेंस का आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना चाहिए। Molten nickel to iodide can be electrolyzed using the apparatus shown. ठीक है, during electrolysis charge is transferred through copper wires and through molten nickel to iodide. Name the types of name the type of particles which transfer charge through copper wires. तो आपका जो कॉपर वायर्स के में अंदर जो आपका वायर्स के अंदर आपका जो है चार्ज कौन ट्रांसफर करता है, और आपका जो आयंस के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो आपका कौन सा पार्टिकल्स हैं वो जो सॉल्यूशन के अंदर चार्ज जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो वायर्स के अंदर आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं। ठीक है, आपके जो कॉपर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, और कॉपर के नहीं, सॉरी, आपका जो भी सब्सटेंस है उसके इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके वायर्स में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, और जो आपके सॉल्यूशन में मोल्टन जो निकल है इसमें आपके कौन से जो है वो आयंस होते हैं ये सॉल्यूशन में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, चार्ज को ट्रांसफर करवाते हैं। पार्ट 3, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन निकल टू आयोडाइड। आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोडक्ट्स क्या होंगी वो आपको बतानी है। राइट एन आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब आपकी ये मोल्टन है यानी इसमें अंदर कोई एक्वस नहीं है, कोई वाटर के आयंस नहीं है, तो निकल और निकल बनेगा आपका एक, और दूसरा क्या क्या बनेगा, आयोडीन बनेगा। ठीक है, ये दोनों आपको बनेंगे, और तो ये आपको प्रोडक्ट्स के नाम आपको प्रोडक्ट कौन से बनेगी आपको बताने थे, और आपको आयनिक हाफ इक्वेशन इनमें से किसी भी एक की लिखनी ही थी। तो आपकी जो आयोडीन बनेगी ये आपकी एनायन है, तो ये एनोड पर बनेगा, और एनोड पर आपकी क्या होती है, आपकी ऑक्सीडेशन होती है एनोड पर। तो आपका जो आयोडाइड के आयंस है, ठीक है, वो करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज, तो ये बना देंगे आपके आयोडीन की गैस। ठीक है, इसको आपको बैलेंस करना है इस तरह से। ठीक है, या फिर आप निकल जो है उसकी होती है रिडक्शन, निकल जो है वो ऑक्सीडेशन वो होता है, ऑक्सीडाइज होता है, 2+ की फॉर्म में होता है, लेकिन ये अब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बना देगा निकल। तो यहाँ पर इनमें से आप कोई भी एक हाफ इक्वेशन लिख दें। ठीक है, पार्ट सी, द स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइज्ड कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग द 2 सेट्स ऑफ apparatus। ठीक है,
कॉपर टू सल्फेट को इसने इलेक्ट्रोलाइज किया है। दो जो आपके सेट हैं एपरेटस के, वो इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ आपके इलेक्ट्रोड्स का है। एक में कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं और दूसरे में कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है और इसने आपको यहाँ पर आपको बताया भी है। एपरेटस ए इन एपरेटस ए स्टूडेंट यूजेस कार्बन के इलेक्ट्रोड्स और इन एपरेटस बी इट यूजेस कॉपर के इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपको ऑब्जर्वेशंस जो आपको बनी हैं वो आपने इसको बताई हैं। एक्सप्लेन व्हाई द मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड इंक्रीज्ड इन बोथ ऑफ द एपरेटस। यहाँ पर जो मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो इंक्रीज हुआ है दोनों में। दोनों जो आपके रिएक्शन हुए एपरेटस ए में और एपरेटस बी में, तो वो आपके क्यों हुए हैं? वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आपका जो कॉपर है वो दोनों जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पर ये जो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स आपने यूज़ किए हैं, ये आज आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करवाने के लिए जब आप किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करवाते हैं या फिर आप किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। यहाँ पर भी ये मैं आप मान लूँगा कि ये मेरा एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है। एनोड पर आपका वो सब्सटेंस होता है जिससे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कॉपर्स के इलेक्ट्रोड्स हैं, तो एनोड पर आपकी होती है आपकी ऑक्सीडेशन होती है। तो कॉपर के यहाँ पर क्या होगी कि कॉपर के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे और कॉपर आयंस बनाएंगे और यहाँ पर जो है वो कॉपर आयंस फिर जाएंगे आपके कैथोड पर। तो यहाँ पर इनकी रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर से दोबारा गेन करेंगे तो यहाँ पर कॉपर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कॉपर बनता जाएगा तो इसका मास जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है यहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी देखते हैं कि कैथोड पर क्या जाएगा, कौन सा एलिमेंट जाएगा जो लेस रिएक्टिव होगा। तो ये सॉल्यूशन में आपको देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में आपका कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है। ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका कॉपर है। तो यानी आपका जो कैथोड पर जाएगा वो आपका कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। तो कॉपर जब आप यहाँ पर जाएगा कैथोड पर तो यहाँ पर डिपॉजिट होगा, तो आपका जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका जो मास है वो इंक्रीज होगा। तो दोनों में मास इंक्रीज हुआ है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपका दोनों में कॉपर फॉर्म हुआ है, कॉपर इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये आपको बताना था कि दोनों में आपका जो है वो क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो फॉर्म्ड हुआ है या डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। डिपॉजिट हुआ है आपका इलेक्ट्रोड्स पर, ठीक है। नेम द गैस दैट फॉर्म्स द बबल्स सीन इन एपरेटस ए। एपरेटस ए के अंदर आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर आपको बबल्स शो हुए हैं, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी गैस है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड्स के आन जाएंगे अगर ये डाइल्यूट है तो, और जब आपका कंसनट्रेटेड है तो आप चेक करेंगे कि अगर कोई हेलाइड आयन मौजूद है तो आपका हेलाइड आयन जाएगा, यानी ग्रुप 7 का जो आपके हैं हेलोजिन्स हैं उनका कोई हेलाइड आयन हो तो वो जाएगा। अगर वो नहीं है तो आपका फिर दोबारा आपके OH आयन्स जाएंगे और वो ऑक्सीजन बनेगी। तो यहाँ पर कोई हेलाइड आयन नहीं है और तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। तो ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। एक्सप्लेन व्हाई द मास ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डिक्रीजेज इन एपरेटस बी। जो आपका एपरेटस बी है इसमें आपका जो पॉजिटिव जो है जो इलेक्ट्रोड है इसका मास डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो कॉपर है वो आयंस बना रहा है, ठीक है। कॉपर वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयंस बना रहा है। कॉपर फॉर्म्स सॉरी कॉपर फॉर्म्स आयंस, ठीक है। ये आयंस बना रहा है इसलिए ये आपका जो एनोड का जो मास है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और आपका कैथोड का जो मास है वो इंक्रीज होते जाएगा। Suggest what happens to the color of the solution in apparatus A and apparatus B as the electrolysis progresses, ठीक है। ये आपकी जो इलेक्ट्रोलाइसिस हैं इनमें कलर क्या होगा आपका जो सॉल्यूशन का,
ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन का कलर होगा ए में अगर आप देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर कॉपर के आयंस होंगे और आपके होंगे सल्फेट्स के आयन, फिर आपके वाटर के आयंस भी होंगे। ठीक है। तो इनमें से आपके कौन से सब्सटेंस बने हैं कैथोड पर और एनोड पर? कैथोड पर आपका बना है कॉपर और एनोड पर आपका बना है आपका ऑक्सीजन बना है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी चले गए। अब आपके सॉल्यूशन में कौन से आयन रह गए? H+ आयंस और सल्फेट के आयंस, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। पहले आपका क्या कौन सा था आपका सॉल्यूशन? कॉपर टू सल्फेट था। ठीक है। अब आपका सॉल्यूशन में क्या है? आपके ये दोनों आयंस हैं और ये बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो आपका जो कॉपर के आयन रिमूव हो गए हैं, तो इसका जो कॉपर टू सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है। लेकिन अब इसका कलर क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉपर के आयंस हैं वो रिमूव हो गए हैं और जो इसको कलर देता है वो आपके कॉपर के आयंस ही देते हैं इसको सॉल्यूशन को कलर। तो जब वो रिमूव हो गए हैं तो अब इसका कलर क्या होगा? फेड हो जाएगा, यानी ये कलरलेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई भी यानी सॉल्यूशन में कोई भी आयन रिमूव नहीं हो रहा कॉपर के। यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर एक कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड लूज कर रहा है, ये बन रहा है आपका कॉपर के आयंस। ठीक है। और फिर यही आयंस जा रहे हैं आपके कैथोड पर और इनकी रिडक्शन हो रही है। तो यानी एक तरफ से आपके जो है वो आयंस जा रहे हैं कॉपर के और दूसरी तरफ के आपके जो आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि कलर ए में क्या होगा? कलर फेड्स, कलर फेड होगा या यानी ये डिम होता जाएगा। और दूसरे में क्या लिखेंगे? आपका नो चेंज, स्टेज सेम। इसके अंदर आपका कोई चेंज नहीं आएगा। और एक्सप्लेनेशन अब क्या लिखेंगे कि आपके जो है वो कॉपर आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन ए। आपका जो है सॉल्यूशन जो एपरेटस ए है, उसमें जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से आपके कॉपर के आयंस जो हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो है वो कलर फेड होते जा रहा है, क्योंकि आपका जो कॉपर के आयंस हैं वही इनको कलर देते हैं। और दूसरे बी में क्या हो रहा है? इन एपरेटस बी कॉपर आयंस, कॉपर के जो आपके आयंस हैं, कॉपर आयंस आर removed and replaced in the solution। एक तरफ क्या एक तरफ आपके जो आयंस है वो रिमूव होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके जो आयंस हैं वो ऐड किए जा रहे हैं आपके जो सॉल्यूशन में, तो इसलिए इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। ये आपको ऑब्जर्वेशंस लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 6, कैल्शियम क्लोरेट 5, और इसका आपको फार्मूला दिया गया, इज मेड बाय रिएक्टिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ क्लोरीन। ठीक है। ये किस तरह से बनता है ये आपको शो किया गया है। पार्ट ए, 8.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 7200 cm cube of chlorine gas are mixed together. How many moles of 8.8 gram of calcium hydroxide? ठीक है। ये आपको मोल्स किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर। आपको मास दिया गया 8.888 ग्राम्स और इसका एम आर आपको कैलकुलेट करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये आप पीरियोडिक टेबल से आप कैलकुलेट करेंगे। इनके जो ए आर्स हैं, कैल्शियम का ए आर, ऑक्सीजन का ए आर और हाइड्रोजन का ए आर। ठीक है। इनको आप कैलकुलेट करेंगे इनका ए आर। तो यहाँ पर आपको जो ए आर मिलेगा वो तकरीबन आपको मिलेगा 74 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से आप इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 0.12 मोल्स। ठीक है। ये सारी कैलकुलेशंस आपको कैलकुलेटर पर करनी है। ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इज
7200 cm3। तो आप जब भी क्लोरीन के या किसी भी गैस के जो मोल्स कैलकुलेट करते हैं वो आप करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इजिकल्स टू 24 dm³ मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, आप किसी भी गैस का जो है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं उसके मोल्स, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आपका n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर इसका वॉल्यूम आपको दिया गया 7200, लेकिन ये आपका cm³ में दिया गया, इसको आपको dm³ में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर आपको इसको 24 से भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.3 मोल्स। ठीक है, 0.3 मोल्स। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोरेट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 8.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 7200 cm³ ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितने बन सकते हैं वो आप देखेंगे, इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है वो एक्सेस में और कौन सा है जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोनों के मोल्स, आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं वो कम हैं, आपके क्लोरीन के मोल्स ज़्यादा हैं, यानी आप क्लोरीन क्या वो एक्सेस में। तो यहाँ पर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखकर आपका इसका रेशो बताएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड का जो रेशो है वो क्या है, वो है 6:1। ठीक है, 6:1 है। यहाँ पर इक्वेशन में से आपको देखकर बताना है। तो यहाँ पर 6 मोल्स अगर आपके हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपका 1 मोल बन रहा है आपका कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके 0.12 मोल्स आपके रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको इसको डिवाइड कर दें 6 से, तो आपके कैल्शियम क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे, 0.02 मोल्स। ठीक है, ये आपको चेक करना लाजमी है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और इनमें से कौन सा एक्सेस में है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड दैट कैन बी मेड फ्रॉम 8.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 7200 cm³ ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, अब आपको पहले तो इसका कर दें MR कैलकुलेट, MR ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, इसका आपको पहले तो MR कैलकुलेट करना है। तो MR अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल रहा है तकरीबन 207, 207। और फिर आपके जो मोल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। तो मास आप किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, सेम ये जो फार्मूला है, मोल इजिकल्स टू मास अपॉन MR। तो यहाँ पर आपको मास कैलकुलेट करना है, तो इसको आप सब्जेक्ट बना ले, मोल मल्टीप्लाई बाय MR। मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं ऊपर 0.02, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 207 से, तो यहाँ पर आपको जो है इसका मास मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मिल रहा है तकरीबन 4.14। इतना जो है आपका मास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। द मैक्सिमम मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 5 दैट कैन बी मेड इन एक्सपेरिमेंट इज 4.84। एक्चुअल मास जो है आपका मेड इन द एक्सपेरिमेंट इज 3.63। आपको परसेंटेज यील्ड बतानी है। तो परसेंटेज यील्ड आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इस तरह से आप परसेंटेज जो यील्ड है वो आप कैलकुलेट करते हैं। इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर इसने आपको दोनों दिए गए हैं। आपको एक्चुअल मास आपको क्या दिया गया, 3.63, और जो आपको बना है एक्चुअल मास, और जो आपका एक्सपेरिमेंटली आपको जो मास बनना चाहिए था वो कितना बनना चाहिए था, थ्योरेटिकल मास जो है आपका जिसे आप कहते हैं वो आपका 4.84 है। तो यहाँ से आप इसको परसेंटेज यील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये 75% आपको मिल यील्ड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड 5 अंडरगोज थर्मल डिकम्बशन
द ओनली प्रोडक्ट्स आर कैल्शियम क्लोराइड एंड अ कलरलेस गैस। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी डन टू कैल्शियम क्लोराइड टू मेक इट थर्मली डिकम्पोज। आप किसी भी सब्सटेंस को जब थर्मली डिकम्पोज करवाते हैं, थर्मली का क्या मतलब होता है, या इसको आपको हीट करना है, हीट इट, हीट इट। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये थर्मली डिकम्पोज होगा। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको क्या आपको लिखनी है, आपको केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसने आपको यहाँ पर बताया है कि प्रोडक्ट्स आपकी क्या हैं। एक तो प्रोडक्ट आपकी क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, और दूसरी आपकी कलरलेस गैस है। तो वो कलरलेस गैस आपकी क्या होगी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का आयन नहीं है, तो यहाँ पर यानी कलरलेस गैस आपकी कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। इसको आपको बैलेंस करना है, 3 ऑक्सीजन आ गए यहाँ पर, और बाकी आपकी बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस आपको करना लाजमी है। पार्ट सी, क्लोरिक 5 एसिड, इसका आपको फॉर्मूला दिया गया, इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इट कैन बी मेड फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड 5। व्हाट कलर इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड क्लोरिक 5 एसिड। तो आपका जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड्स में उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। डिफाइन टर्म एसिड इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर्स। तो आपका जो प्रोटॉन जो है वो एसिड क्या होता है, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड इज प्रोटॉन डोनर। आपका जो एसिड है वो प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, और आपका जो बेस है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन टू शो आपका जो क्लोरिक 5 एसिड बिहेविंग एज एन एसिड इन वाटर। तो ये एज ए एसिड कैसे बिहेव करेगा, ये आपका जो H प्लस आइंस है ये इनको लूज कर देगा। ठीक है, तो ये आपका बना लेगा Cl3 माइनस, और यहाँ पर जो आपका वाटर है ये आपका ये गेन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ये आयन। यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन के प्लस के आयन्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं ये प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इनके न्यूक्लियस के अंदर ये सिर्फ इनके अंदर एक प्रोटॉन होता है, क्योंकि इनका जो आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, आपका Ar या आपका Mr, क्योंकि आपका जो प्रोटॉन एक होता है और आपका जो एटॉमिक मास होता है वो भी 1 ही होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं होते। और जब अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने वो भी लूज कर दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर, वो भी इसने लूज कर दिया है। तो अब ये आपका सिर्फ इसके अंदर कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। तो हम जो H प्लस आयन्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि ये प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको ये एसिड है, एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। तो ये आपका जो H प्लस आयन है ये डोनेट कर देगा। तो जब इसने डोनेट कर दिया H प्लस आयन, तो ये आपका ये वाला आयन ये बाकी रह गया। ठीक है, यहाँ पर वाटर जो है आपका बेस इज एक्ट कर रहा है। तो बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर देखें, वाटर ने जो आपका H प्लस आयन इसने लूज किया, डोनेट किया, इसने ये गेन किया या एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये केमिकल इक्वेशन शो करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपके मज़ीद इस तरह की वीडियो से आपको अपडेटेड रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।